नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री विषय हम पढ़ रहे थे। राजस्थान का इतिहास में हमारा विषय चल रहा था प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल और प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान हमने जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़, मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल जो बड़े प्रजामंडल हैं, पहले आप एक तरफ रखिए इनको। तो इस कड़ी में अगला जो हमारा प्रजामंडल है वो भरतपुर प्रजामंडल है। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में बात करें उससे पहले हमें भरतपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई जो पृष्ठभूमि है उसको देखना चाहिए। देखिए, पृष्ठभूमि अगर आप लोग देखते हैं तो 20वीं सदी में यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के शासक, भरतपुर के जो शासक थे उनका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। इनका अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण था। अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण यानी ये अंग्रेजों के विरोध में थे। अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले शासक रहे भरतपुर के शासक किशन सिंह जी। इनके अलावा अगर 20वीं सदी में और कोई ऐसा शासक जो अंग्रेजों के विरोध में दृष्टिकोण रखता था तो आप ध्यान रखेंगे मेवाड़ के फतेह सिंह। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह जी भी ऐसे शासक थे जो अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण रखते थे। आपको पता है इनको ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया था, इनके स्थान पर भोपाल सिंह को शासक बना दिया था। इसके अलावा अलवर के जो शासक हैं जय सिंह जी, वो भी अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण रखते थे। तो 20वीं सदी में राजपूताने के 3 ऐसे शासक थे जो अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण रखते थे। भरतपुर के किशन सिंह जी, मेवाड़ के फतेह सिंह जी, अलवर के जय सिंह जी। हम यहाँ बात करें तो भरतपुर में राजनीतिक जनचेतना जागृत करने का जो काम है यहाँ के शासक ने ही तैयार किया। राजनीतिक जनचेतना या जन जागृति किशन सिंह का शासनकाल इसके लिए काफी अच्छा साबित हुआ। राजनीतिक जनचेतना के लिए किशन सिंह का शासनकाल रहा लगभग 1918 से लेकर 1929 तक। ये शासन रहा किशन सिंह जी का, जिसके माध्यम से भरतपुर में राजनीतिक जनचेतना, जन जागरूकता उत्पन्न हुई। और किशन सिंह जी ने अपने उदार प्रवृत्ति के चलते भरतपुर राज्य में गांवों और कस्बों में स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की। स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की। स्वायत्त शासी संस्थाओं की क्या की? स्थापना। किन्होंने की? तो किशन सिंह जी ने राजनीतिक जनजागृति या जन जागरूकता, जनचेतना लाने के लिए गांवों और कस्बों में स्वायत्त शासी संस्थाओं की क्या की? स्थापना की। इसके अतिरिक्त और बात करें तो इन्होंने हिंदी को भरतपुर की राजभाषा घोषित किया। हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया इन्होंने। हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया किशन सिंह जी ने। और इसके अलावा और बात करें तो 1927 में 70वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया भरतपुर में। इसका क्या करवाया? आयोजन करवाया। 70वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अपने राज्य में आयोजन करवाया 1927 में भरतपुर के शासक किशन सिंह जी ने। और इसका अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष किसको बनाया? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इसका क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया था। तो एक बड़ी उपलब्धि रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस शासक ने करवाया था? किशन सिंह जी ने 1927 में। कहाँ पर? भरतपुर में। और इसमें जो हमारे भारतवर्ष के महान बड़े नेता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज,
आदि लोगों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, इस साहित्य सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस प्रकार से जन जागरूकता लाने का कदम साबित हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो 1927 में भरतपुर के राजा ने अपने यहाँ पर आयोजित करवाया था। अध्यक्ष बनाया पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के महान इतिहासकार, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से जाने जाते हैं, भारत रत्न से सम्मानित भी हैं, और जमनालाल बजाज ने इसमें भाग लिया था। आगे हम बात करें तो महाराजा के संरक्षण में ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया। महाराजा के संरक्षण में ही क्या चलाया गया, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। महाराजा के संरक्षण में शुद्धि आंदोलन चलाया गया। और ये शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो ये भी ध्यान रखिए, ठाकुर देशराज ने। इसके अलावा रेवती शरण शर्मा ने। और बात करें तो सांवतमल चतुर्वेदी, इन्होंने महाराजा के संरक्षण में शुद्धि आंदोलन चलाया था। कहाँ पर, भरतपुर में। 3 लोगों का ध्यान रखेंगे, ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा और सांवतमल चतुर्वेदी। इस प्रकार के जन चेतना लाने के कार्य हुए भरतपुर में। तो उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने किशन सिंह को हटा दिया। किशन सिंह के स्थान पर इसके पुत्र, किशन सिंह के स्थान पर इनका पुत्र था ब्रजेंद्र सिंह को क्या घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया। और शासन के अधिकार डंकन मैकेंजी को सौंप दिए, प्रशासक बना दिया। एक तरीके से अल्पवयस्क था ये क्या था, अल्पवयस्क, यानी जवान नहीं थे, कम उम्र के थे ब्रजेंद्र सिंह जी, इनको शासक घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने किशन सिंह जी को अपदस्थ कर दिया, हटा दिया, और शासन के अधिकार किसको दे दिए, शासन के अधिकार दे दिए डंकन मैकेंजी को, यानी भरतपुर का प्रशासक बना दिया डंकन मैकेंजी, इसको यहाँ पर प्रशासक बनाया गया। ये ध्यान में रखेंगे। यानी जन चेतना जागृत करने का, जन जागृति लाने का जो काम किया था वो यहाँ के शासक के द्वारा ही किया गया था, जिससे इनके शासन में जो कामकाज हुए उनसे यहाँ के लोगों में जन चेतना उत्पन्न हुई। उसके बाद में और अगर बात करें जन चेतना जागृत करने का काम, 1912 में हिंदी साहित्य समिति बनाई गई। हिंदी साहित्य समिति का गठन किया गया भरतपुर में, और इसका जो संस्थापक था वो जगन्नाथ दास अधिकारी थे। हिंदी साहित्य समिति इन्होंने स्थापित की भरतपुर में, और इनके एक सहयोगी भी थे। सहयोगी का नाम ध्यान रखेंगे, गंगा प्रसाद शास्त्री इनके सहयोगी थे। हिंदी साहित्य समिति स्थापना की, और इन्होंने यहाँ पर किसका, पुस्तकालय का निर्माण किया, पुस्तकालय की स्थापना की, ये कह सकते हैं आप, पुस्तकालय की स्थापना की। तो 1912 में राजनीतिक जनचेतना जागृत करने के लिए हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा और इनके सहयोगी गंगा प्रसाद शास्त्री के द्वारा की गई, और यहाँ पुस्तकालय की स्थापना की गई। जगन्नाथ दास अधिकारी के बारे में ध्यान रखेंगे, ये 1920 में इन्होंने दिल्ली से वैभव नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। दिल्ली से कौन सा समाचार पत्र, वैभव समाचार पत्र का प्रकाशन किया या संपादन किया। उसके बाद में और देखें तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई नवंबर 1928 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना,
नवंबर 1928 में। और इसके जो संस्थापक थे, अध्यक्ष बनाए गए थे वो गोपीलाल यादव, और जो सचिव थे वो ठाकुर देशराज। ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ के क्या थे, संस्थापक भी थे, बनाए गए अध्यक्ष पहले गोपीलाल यादव और सचिव बनाए गए थे ठाकुर देशराज। और अखिल राजपूताना जो प्रांतीय राज्य इकाई थी उसका अधिवेशन भरतपुर में करवाना चाहते थे ठाकुर देशराज। इसके पश्चात इनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अखिल राजपूताना देशी राज्य जो प्रांतीय इकाई थी उसका अधिवेशन कहाँ करवाना चाहते थे, भरतपुर में। इस कारण इनको क्या कर लिया गया था, ठाकुर देशराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये इनके बारे में बातें ध्यान में रखनी है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की ये गतिविधि 1928 में स्थापित की गई। उसके बाद में और देखें तो भरतपुर कांग्रेस मंडल इसकी स्थापना हुई कब, 1937 में। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में हुई। कांग्रेस मंडल आपको नाम दिख रहा है तो इसका मतलब है ये जो कांग्रेस मंडल स्थापित हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर इसका गठन किया गया। और इसके जो संस्थापक थे वो गोकुल चंद वर्मा शेर भरतपुर के नाम से जाना जाता है इनको। और एक जो सहयोगी थे उनका नाम था गौरीशंकर मित्तल। इन्होंने भरतपुर कांग्रेस मंडल का गठन किया था कब, 1937 में। जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर संस्थापक रहे गोकुलचंद वर्मा और गौरीशंकर मित्तल। अब देखिए इनके बारे में, गोकुलचंद वर्मा के बारे में आपको ध्यान देना है कि भरतपुर में राजनीतिक जन जागृति लाने वाले भीष्म पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। इनको शेर ए भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है, शेर ए भरतपुर। गांधी जी अपने आश्रम में इनको भरतपुर वाला नाम से पुकारा करते थे, गोकुलचंद वर्मा को। उनके बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक जनचेतना के बारे में आपने सभी बातें समझ ली होंगी। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब होगा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होगी, तो 1938 में। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी। संस्थापक कौन कौन होंगे, तो संस्थापक किशनलाल जोशी। इसके अलावा और बात करें तो गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी सौंख गांव के रहने वाले थे और इन्हीं के घर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, मास्टर आदित्येंद्र, इनके बारे में, सभी के बारे में कुछ बातें हैं वो हम देखेंगे। मास्टर फकीरचंद, ये बने थे अध्यापक थे गोपीलाल यादव। ये क्या बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे भरतपुर प्रजामंडल के। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही हैं, 1938 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, किशनलाल जोशी। इनके बारे में ध्यान रखेंगे, इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। किसमें भाग लिया, नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में भाग लिया था किन्होंने,
किशनलाल जोशी ने। और आपने जब किसान आंदोलन पढ़ा था तो शेखावाटी किसान आंदोलन आया था, शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन में इनको 13 माह जेल हुई थी, 13 माह क्या हुई, जेल। तो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य रहे किशनलाल जोशी। ये नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और शेखावाटी किसान आंदोलन में इन्हें 13 माह जेल की सजा भी हुई थी। गोपीलाल यादव ये अध्यापक थे और भरतपुर प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष इनको ही बनाया गया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू। कौन, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और इनके घर रेवाड़ी में ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इनके घर रेवाड़ी में प्रजामंडल की क्या हुई, स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ये भी बातें ध्यान में रखनी है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये रेवाड़ी में हुई थी। किनके घर, जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर में। राजस्थान का नेहरू किसको कहा जाता है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे बात करें मास्टर आदित्येंद्र की, तो मास्टर आदित्येंद्र ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के अलावा और बातें करें तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस की क्या रहे, अध्यक्ष। और बातें करें इनके बारे में तो ये एक बार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में काफ़ी आगे आ गए थे, लेकिन वोटिंग में पिछड़ गए। लेकिन 1977 में फिर ये क्या बने, वित्त मंत्री। क्या बने थे, वित्त मंत्री बने। तो मास्टर आदित्येंद्र के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1977 में ये क्या बने थे, वित्त मंत्री बने थे। और इनके अलावा सहयोगी थे मास्टर फकीरचंद। तो इस प्रकार से आप भरतपुर प्रजामंडल के बारे में ध्यान में रखेंगे। इन नेताओं के बारे में ये जो बातें मैंने बताई हैं ये आपको जेहन में रखनी है अभी। उसके बाद में मास्टर फकीरचंद, मास्टर फकीरचंद और ठाकुर देसराज, और ठाकुर देसराज, इन्होंने प्रजामंडल की गतिविधियों से अलग होने के पश्चात 1939 में जमींदार किसान सभा का गठन किया था। जमींदार किसान सभा का गठन किया। जमींदार किसान सभा का गठन कर दिया कि इन्होंने, मास्टर फकीरचंद और ठाकुर देसराज ने। और उसके बाद में रियासत ने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। प्रजामंडल को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। रियासत ने जब प्रजामंडल को अवैध घोषित किया तो यहां पर फिर क्या शुरू हो गया, सत्याग्रह। क्या शुरू हो गया, सत्याग्रह शुरू हो गया। सत्याग्रह शुरू हो गया। सत्याग्रह शुरू हो गया तो ये सत्याग्रह किसने शुरू किया, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, ये भी ध्यान रखें। तो गोकुलचंद वर्मा और एक महिला थी भाई त्रिवेणी देवी, इनके नेतृत्व में क्या शुरू हो गया, सत्याग्रह शुरू हो गया 21 अप्रैल 1939 को। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रजामंडल को, जब भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया तो यहाँ पर इसके विरोध में सत्याग्रह आरंभ हो गया। 21 अप्रैल 1939 को गोकुलचंद वर्मा और त्रिवेणी देवी ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। और उसके बाद में और गतिविधि और देखें तो 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 1940 को, 27 अगस्त 1940 से 2 सितंबर 1940 के मध्य भरतपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया।
क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सप्ताह है। क्यों मनाया गया? तो खादी का प्रचार करने के लिए, खादी का प्रचार करने के लिए, खादी के प्रचार के लिए भरतपुर में राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 के बीच में। और उसके बाद में 23 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से, भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से क्या किया गया? पंजीकृत किया गया, यानी इसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन किया गया। भरतपुर प्रजा परिषद प्रजामंडल जो था वो कब पंजीकृत हुआ? 23 दिसंबर 1940 को। और उसके बाद में आगे बात करें तो 1942 में ब्रजजया प्रतिनिधि समिति, इसका क्या किया गया? गठन किया गया। 1942 में ब्रजजया प्रतिनिधि समिति का गठन किया गया। इसका उपसभापति बनाया गया ठाकुर देशराज को। उपसभापति किसको बनाया गया? ठाकुर देशराज को। और इसका नेता प्रतिपक्ष, ब्रजजया प्रतिनिधि समिति का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। जुगल किशोर चतुर्वेदी को। और उपनेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था, उपनेता प्रतिपक्ष, ये मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया था। उपनेता प्रतिपक्ष ये किसको बनाया गया था? तो ये मास्टर आदित्येंद्र को इसका उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो ब्रजजया प्रतिनिधि समिति का गठन 1942 में हुआ। और इससे पहले 1939 में यहाँ के महाराजा ने केंद्रीय सलाहकार समिति का भी गठन किया था। केंद्रीय सलाहकार समिति, इसका भी गठन किया था। तो महाराजा ने केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन कब किया था? 1939 में किया था। और 1942 में ब्रजजया प्रतिनिधि समिति का गठन किया गया। उपसभापति ठाकुर देशराज को बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष जुगल किशोर चतुर्वेदी को, और उपनेता प्रतिपक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया था। और उसके बाद में 3 अक्टूबर 1947 को भरतपुर में एक मंदिर पड़ता है, लक्ष्मण मंदिर। यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। सभा आयोजित हुई भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर के पास, एक सभा आयोजित की गई। और इस सभा में 11 सदस्यीय संविधान निर्माण समिति बनाई गई। 11 सदस्यीय संविधान निर्माण समिति बनाई गई। और इसके अंतर्गत 4 सदस्यों को लोकप्रिय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 4 सदस्यों को लोकप्रिय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। चार सदस्यों को लोकप्रिय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 4 सदस्य कौन कौन थे? तो एक थे मास्टर आदित्येंद्र, इसके अलावा दूसरे थे गोपीलाल यादव, और इसके अलावा जो तीसरे सदस्य थे वो थे ठाकुर देशराज, और चौथे थे हरिदत्त शर्मा, हिंदू महासभा के सदस्य थे हरिदत्त शर्मा। तो इन 4 सदस्यों को लोकप्रिय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। 3 अक्टूबर 1947 को इस सभा में संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया, 11 सदस्यीय, और उसमें 4 सदस्य थे प्रजामंडल के, उनको लोकप्रिय मंत्रिमंडल में जगह दिए। और जगह जब इनको मिली तो जो पट्टाभी सितार मैया, उन्होंने इस मंत्रिमंडल के गठन होने के पश्चात ये कहा था कि
सामंती युग का अंत हो गया है। सामंती युग का अंत हो गया। प्रजातंत्र का उदय हुआ है। अब तो जनता का राज होगा। अब तो जनता का राज होगा। ये किसने कहा था? तो पट्टाभी सितार मैया ने कहा था। ये भी ध्यान में रखेंगे कि अब सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का राज होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई भरतपुर प्रजामंडल की गतिविधियों के संबंध में। एक बार यहां तक आप रिपीट कर लें। आप यहां देख रहे हैं मास्टर फकीरचंद और ठाकुर देसराज ने 1939 में जमींदार किसान सभा का गठन किया। फिर भरतपुर प्रजामंडल को रियासत के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। तो यहाँ के नेताओं ने, प्रजामंडल के नेताओं ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। किनके नेतृत्व में? तो गोकुल चंद वर्मा और त्रिवेणी देवी के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1939 को। और फिर 27 अगस्त 1940 से 2 सितंबर 1940 के बीच में खादी का प्रचार करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय सप्ताह का क्या किया गया? आयोजन किया गया, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। 23 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल को भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकृत किया गया। 1942 में ब्रज जया प्रतिनिधि समिति का गठन किया गया। कितने, ये जो समिति थी इसमें 50 सदस्य, कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था, 50 सदस्यों की। और इसमें 13 सदस्य राजा के द्वारा और 37 सदस्य जनता के द्वारा आएंगे, ये तय किया गया। इसका उपसभापति ठाकुर देसराज को बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया और उपनेता प्रतिपक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया था। और 1939 में यहाँ के राजा ने केंद्रीय सलाहकार समिति का भी गठन किया था। 3 अक्टूबर 1947 को लक्ष्मण मंदिर जो भरतपुर में है उसमें एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में 11 सदस्यीय संविधान निर्माण समिति बनाई गई। 4 सदस्य प्रजामंडल के थे, उनको लोकप्रिय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज और हरिदत्त शर्मा को। जब इस प्रकार की बातें हुई तो पट्टाभी सितार मैया ने कहा था कि अब तो सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का राज होगा। ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन होता है, भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब होगा? तो ये होगा भाई 30 दिसंबर 1940 से लेकर 1 जनवरी 1941 तक होगा। 3 दिन चलेगा कहने का मतलब ही, लेकिन यहाँ पर थोड़े वर्ष बदल जाएंगे भाई। अंतिम दिन थे 1940 के, 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 के मध्य यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होगा। और इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे जयनारायण व्यास। अध्यक्ष कौन थे? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास ने इस अधिवेशन में किसकी मांग की? उत्तरदायी शासन की मांग की थी। उत्तरदायी शासन की मांग की, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भरतपुर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? भरतपुर में। इसके अलावा विशेष अधिवेशन भी होगा। प्रजामंडल का विशेष अधिवेशन 1941 में ही होगा, लेकिन ये सितंबर में होगा। विशेष अधिवेशन कब होगा? 28 से 30 सितंबर 1941। 28 से 30 सितंबर 1941 को भरतपुर प्रजामंडल का विशेष अधिवेशन होगा। और इस अधिवेशन में हीरालाल शास्त्री ने भाग लिया था। इसमें किसने भाग लिया? हीरालाल शास्त्री ने भाग लिया। तो इस कारण से ध्यान रख लेंगे आप, विशेष अधिवेशन जिसमें किसने भाग लिया? हीरालाल शास्त्री ने। उसके बाद में अगला जो अधिवेशन है, द्वितीय अधिवेशन या सेकेंड अधिवेशन होगा बयाना में। कहाँ होगा? बयाना। कब होगा?
23-24 मई 1945 को। जो दूसरा अधिवेशन होगा वो 23-24 मई 1945 को होगा बयाना में। और इस अधिवेशन में मुख्य बात यह है कि इसमें जयनारायण व्यास ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर उत्तरदायी शासन की मांग की थी। उत्तरदायी शासन की क्या की? मांग की। तो जयनारायण व्यास ने वयस्क मताधिकार के आधार पर इसमें उत्तरदायी शासन की मांग की थी। इस बयाना अधिवेशन में कन्हैयालाल वकील और मोहनलाल सुखाड़िया ने भी भाग लिया था। कन्हैयालाल वकील और इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने भी भाग लिया था। तो दूसरे अधिवेशन के बारे में ध्यान में रखेंगे। दो और व्यक्ति जो इसमें भाग लेते हैं वो कौन कौन थे? कन्हैयालाल वकील और मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा अधिवेशन हो गया, व्यास जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर उत्तरदायी शासन की मांग कर दी। और इस अधिवेशन की एक बात और ध्यान रखेंगे, 23 मई को सत्यदेव विद्यालंकार जो वीर अर्जुन समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किया करते थे। इन्होंने छात्र सम्मेलन और एक महिला थी बसंती देवी, इन्होंने महिला सम्मेलन की क्या की? अध्यक्षता की। तो ये ध्यान रखेंगे 23 मई को जब इसका सेकेंड अधिवेशन था तो 23 मई को सत्यदेव विद्यालंकार ने छात्र सम्मेलन का और बसंती देवी ने महिला सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। सत्यदेव विद्यालंकार के बारे में ध्यान रखेंगे, ये वीर अर्जुन समाचार पत्र का क्या करते थे? संपादन। वीर अर्जुन समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे, ये ध्यान रख लेंगे। और उसके बाद में थर्ड अधिवेशन भी देखें साथ में। तीसरा अधिवेशन ये होगा कहाँ पर? कामा में, कामा भरतपुर। कहाँ होगा? कामा। दूसरा बयाना, पहला भरतपुर और तीसरा कहाँ पर? कामा में। ये कब हुआ? 17-18 दिसंबर 1946 को ये तीसरा अधिवेशन हुआ कामा में। और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से पटाभी सितार मैया, करशनदत्त पालीवाल और मुस्लिम समुदाय से भी थे भाई हफीज उर रहमान, जिया उल हसन आदि सभी लोगों ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। तो ये ध्यान रख लेंगे, ये 3 अधिवेशन है आपके सामने। तीनों अधिवेशन आप ध्यान रखेंगे। भरतपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, इस अध्यक्ष जयनारायण व्यास भरतपुर में हुआ, उत्तरदायी शासन की मांग की। विशेष अधिवेशन 1941 में हुआ सितंबर में और इसमें हीरालाल शास्त्री ने भाग लिया। सेकंड अधिवेशन बयाना में होगा 1945 में। व्यास जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पर उत्तरदायी शासन की मांग की। इसमें मोहनलाल सुखाड़िया और कन्हैयालाल वकील भाग लेते हैं। 23 मई को सत्यदेव विद्यालंकार जो वीर अर्जुन के संपादक थे उन्होंने छात्र सम्मेलन की और बसंती देवी ने महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन कामा में होगा 1946 में। पटाभी सितार में करशनदत्त पालीवाल, हफीजुर रहमान और जिया उल हसन इस अधिवेशन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। उसके बाद में आगे
और गतिविधि देखें भाई इसकी प्रजामंडल की, तो 1938 में पूर्वी राजस्थान का राजनीतिक सम्मेलन, पूर्वी राजस्थान का राजनीतिक सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ? सम्मेलन आयोजित हुआ फतेहपुर सीकरी में। पूर्वी राजस्थान का राजनीतिक सम्मेलन फतेहपुर सीकरी में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में पड़ता है स्थान वर्तमान में, फतेहपुर सीकरी में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे एम एन रॉय, भारत में एक बहुत बड़े मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। इसमें हमारे प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने भी भाग लिया था और इस सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात उन्होंने तय किया कि पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद समिति, पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद समिति का गठन किया जाएगा और ये 15 सदस्यीय समिति होगी। 15 सदस्यीय समिति इन्होंने निर्णय कर लिया, 15 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का कार्यालय आगरा में रखेंगे। कार्यालय कहाँ पर रखेंगे? आगरा। समिति का कार्यालय कहाँ पर रखा जाएगा? आगरा में रखा जाएगा और इसका जो सचिव बनाया गया वो अलवर के थे बिहारी लाल मोदी। इसको इसका क्या रखा गया? बनाया गया सचिव। कहाँ के थे? अलवर के। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे देखें 1941 में, फिर 1941 में प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन, भरतपुर प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन होगा। राजनीतिक सम्मेलन प्रजा परिषद का ये फर्स्ट राजनीतिक सम्मेलन था। ये ब्रह्मवाद स्थान है भाई, ये ब्रह्मवाद यहाँ पर आयोजित हुआ, ब्रह्मवाद में। और इसके जो अध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र। कोई विशेष नहीं है, फिर भी ध्यान रख लें आप, ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है दिमाग पर। 1941 में प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन ब्रह्मवाद में आयोजित हुआ। पहला अधिवेशन था इसका। ये अध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र। और इस अधिवेशन की जो मुख्य बात है वो यही है कि सरस्वती बोहरा ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। यहाँ पर महिलाओं का क्या किया? नेतृत्व। महिलाओं का नेतृत्व किया। सरस्वती बोहरा ने महिलाओं का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 1941 का प्रजा परिषद का जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ उसमें। और उसके बाद में इसका जो सेकंड अधिवेशन है, सेकंड सम्मेलन है, वो कुम्हेर में होगा। सेकंड सम्मेलन कहाँ होगा? अधिवेशन कुम्हेर में। कब? 1944 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विद्या विराट शास्त्री। और इस अधिवेशन की प्रमुख जो बात थी, मुख्य बात, इसमें मास्टर भोलानाथ ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। खादी प्रदर्शनी का क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये दो सम्मेलन हैं प्रजा परिषद के, दोनों ध्यान रख लेंगे। अध्यक्ष और मुख्य रूप से इनकी बातें। सरस्वती बोहरा ने पहले अधिवेशन में महिलाओं का नेतृत्व किया और दूसरे अधिवेशन में कुम्हेर में 1944 में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष विद्या विराट शास्त्री रहे और मास्टर भोलानाथ ने यहाँ पर किसका? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो भरतपुर प्रजामंडल की गतिविधियों से संबंधित जो प्रमुख बातें थी वो आपके सामने हैं। इसके अलावा भरतपुर प्रजामंडल में जो प्रमुख दिवस मनाए गए वो भी ध्यान रखें। प्रमुख दिवस कौन कौन से दिवस मनाए गए भरतपुर प्रजामंडल में? तो सबसे पहले ध्यान रखें भाई
भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस, ये कब मनाया गया? 25 दिसंबर 1944 को। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर 1944 को मनाया गया था। उसके बाद में आगे बात करें दमन विरोधी दिवस, दमन विरोधी दिवस तो 11 जुलाई 1945 को मनाया गया। 11 जुलाई 1945 को भरतपुर राज्य में रियासत में दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। उसके बाद में और बात करें तो 16-17 अगस्त 1945 को भरतपुर के राजा ने जापान पर विजय का उत्सव मनाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम गिराए थे तो उसके पश्चात जापान की हार हो गई थी। जापान पर विजय के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया गया वो किस रियासत में मनाया गया था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, भरतपुर रियासत में यहाँ के शासक ने मनाया था भाई। तो 16-17 अगस्त 1945 को जापान पर विजय के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया गया वो कहाँ मनाया गया था? भरतपुर रियासत में। उसके बाद में और देखें तो 9 अगस्त 1945 को, उल्टा हो गया थोड़ा, मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस मनाया गया 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को क्या मनाया गया? मुक्ति दिवस मनाया गया, ये भी भरतपुर रियासत में। इसके अलावा राज बहादुर दिवस, राज बहादुर दिवस ये मनाया जाएगा 9 नवंबर 1945 को, 9 नवंबर 1945 को। उसके बाद में और बात करें तो इंडोनेशिया दिवस, इंडोनेशिया दिवस किस रियासत में इंडोनेशिया दिवस मनाया गया? तो ये भी भरतपुर रियासत में मनाया गया था। ये बात है 28 अक्टूबर 1945 को, 28 अक्टूबर 1945 को इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था। बसंत लाल के नेतृत्व में, ये भी ध्यान रख लें, बसंत लाल के नेतृत्व में लक्ष्मण मंदिर के पास में, बसंत लाल के नेतृत्व में लक्ष्मण मंदिर के पास इंडोनेशिया दिवस मनाया गया 28 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा और बात करें तो भरतपुर दिवस, ये मनाया गया था 28 जनवरी 1947 को। राजस्थान की सभी रियासतों में, मोस्ट बात है, जो भरतपुर दिवस मनाया गया वो राजस्थान की सभी रियासतों में मनाया गया था। राजस्थान की सभी रियासतों में भरतपुर दिवस मनाया गया कब? 28 जनवरी 1947 में। और उसके बाद में बेगार विरोधी दिवस, ये भी ध्यान रख लें, बेगार विरोधी दिवस, बेगार विरोधी दिवस मनाया गया कब? 5 फरवरी 1947 को। बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था 5 फरवरी 1947 को। तो बेगार विरोधी दिवस क्यों मनाया गया था तो ये भी देख लें। वायसराय था लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, और बीकानेर का जो शासक था शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह के भरतपुर आगमन पर, भरतपुर आगमन पर भुसावर में एक
भरतपुर में एक जगह पड़ती है भुसावर, भुसावर में बेकार विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा था। क्या चलाया गया? बेकार विरोधी आंदोलन चलाया गया। और यहाँ पर एक क्रांतिकारी थे भाई, रमेश स्वामी। क्या नाम था? क्रांतिकारी रमेश स्वामी। इन्होंने इस आंदोलन को प्रमुख रूप से बढ़ाने का काम किया। लॉर्ड वेवेल जब इनका भरतपुर आगमन हुआ तो इनके विरोध में इन्होंने नारे लगाए थे, वेवेल वापस जाओ, वेवेल गो बैक, ऐसे नारे लगाए क्रांतिकारी रमेश स्वामी के नेतृत्व में। और उसके पश्चात क्रांतिकारी रमेश स्वामी को बस से कुचल दिया गया। बस से क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। और बस से कुचलकर इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई रमेश स्वामी की। तो ये भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड वेवेल के और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के भरतपुर आगमन पर भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया। वेवेल वापस आओ नारे लगाए गए और क्रांतिकारी रमेश स्वामी को बस से कुचलकर उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद में 31 अगस्त 1946 को, बस इतना ही ध्यान रखें भाई, क्रांतिकारी रमेश स्वामी को बस से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। और जो यहाँ के व्यक्ति थे राज बहादुर, इनको विधानसभा में स्थान दिया गया। और ये फिर आपको पता है भरतपुर के जो राज बहादुर थे वो नेहरू मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे। नेहरू मंत्रिमंडल में भी क्या हुए थे? शामिल। अलवर के रामचंद्र उपाध्याय को भी शामिल किया गया था। तो ये बातें भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। एक बार पुनः इसको आप फटाफट रिपीट कर लें। उन्नीस सौ 38 में पूर्वी राजस्थान का जो राजनीतिक सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, वो फतेहपुर सीकरी में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे एम.एन. रॉय। और इसमें यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, स्थानीय कार्यकर्ता, उन्होंने तय किया कि पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद समिति का गठन किया जाएगा। 15 सदस्यीय समिति होगी। कार्यालय इसका आगरा में। और सचिव किसको रखा गया? बनाया गया बिहारी लाल मोदी को। कहाँ के थे? अलवर के। और राजनीतिक जन जागरण, जन चेतना जागृत करने का यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास किया गया। 1941 में प्रजा परिषद का जो राजनीतिक सम्मेलन है पहला, वो ब्रह्मबाद में हुआ था। अध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र। और इसकी विशेष बात यह थी कि सरस्वती बोरा ने महिलाओं का क्या किया था? नेतृत्व किया था। दूसरा अधिवेशन कुमेर में होगा 1944 में। अध्यक्ष विद्या विराट शास्त्री होंगे। और मास्टर भोलानाथ ने यहाँ पर खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। खादी प्रदर्शनी लगाई थी यहाँ पर इन्होंने। भरतपुर रियासत प्रजामंडल से संबंधित बातें हम कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख दिवस मनाए गए वो भी देख लें। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर 1944 को मनाया गया था। 25 दिसंबर 1944 को। को मनाया गया। दमन विरोधी दिवस 11 जुलाई 1945 को मनाया गया। 16-17 अगस्त 1945 को जब जापान पर विजय हो गई अमेरिका की, तो उसके पश्चात उस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर उत्सव मनाया गया यहाँ के शासक के द्वारा। मुक्ति दिवस 9 अगस्त 1945 को। राज बहादुर दिवस 9 नवंबर 1945 को मनाया गया। इंडोनेशिया दिवस मनाया गया भरतपुर रियासत में बसंत लाल के नेतृत्व में लक्ष्मण मंदिर के पास में 28 अक्टूबर 1945 को। और भरतपुर दिवस मनाया गया राजस्थान की सभी रियासतों में 28 जनवरी 1947 को। और बेगार विरोधी दिवस मनाया गया 5 फरवरी 1947 को। और लॉर्ड वेवेल के और शार्दुल सिंह के भरतपुर आगमन पर भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया था। क्रांतिकारी रमेश स्वामी को बस से कुचलकर उसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे राज बहादुर, इनको जो मंत्रिमंडल था, विधानसभा था, उसमें स्थान दिया गया था। और उसके बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए थे। तो ये था दोस्तों आपका भरतपुर प्रजामंडल। थोड़ा विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया। आगे आने वाले जो प्रजामंडल हैं वो काफ़ी छोटे रहेंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हम अपने विषय को यहीं पर
समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लगातार हमारे सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपने शिक्षण को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।